हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 का सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4। अब ये 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ ताकि इसके जो सम्स है आप आसानी से सॉल्व कर सको। देखो, पहला जो टॉपिक है मेरा वो है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होता है जो क्या होता है, सर्कल के जो एंगल का जो वर्टेक्स होता है ना, सर्कल पे बनता है और उसके जो बाकी दो आर्म्स आर्म्स यानी ये जो दो साइड है ये क्या होते हैं, सर्कल के सेकेंड होते हैं। सेकेंड क्या होता है पता है आपको? सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड है, तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे ही हम लोग सेकेंड कहते हैं। तो अब बात करते हैं स्क्राइब्ड एंगल की, तो क्या बोला, इफ द वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल। क्या बोला, अगर वर्टेक्स सर्कल पे, देखो इसका जो वर्टेक्स है एंगल का कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है। फिर उसके बाद क्या बोला, एंड बोथ द आर्म्स आर सेकेंड, और जो इनके दोनों आर्म्स है, बोथ आर्म्स, देखो पहला आर्म ये है, दूसरा आर्म है, दोनों आर्म्स क्या हो, सर्कल के सेकेंड हो, तो ये दोनों सेकेंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, देन इट इज सेड टू बी इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। दूसरी बात देखो, ये बात याद रखना, जैसे यहाँ पे पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, लेकिन आप खाली बात करोगे पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक का, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉर्ड होता है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, तो सेकेंड के प्लेस पे आप कॉर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो सीधा सीधा क्या होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल? इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होता है जो जिसका वर्टेक्स सर्कल पे होता है और उसके दोनों आर्म्स क्या होते हैं, सर्कल के, या फिर सेकेंड हो गया या फिर कॉर्ड होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब इसमें देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है कि नहीं, तो सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसमें क्या बोला गया था, जो इसका वर्टेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑन द सर्कल होना चाहिए, तो ये ऑन द सर्कल नहीं है, इनसाइड द सर्कल है, तो ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। क्यों नहीं है वो बताया मैंने, इसका जो वर्टेक्स है सर्कल पे नहीं है और इसके दोनों आर्म्स भी क्या है, सेकेंड नहीं है। तो पहला तो यही दिख गया कि इसका जो वर्टेक्स है सर्कल पे नहीं है, तो आप सीधा बोल दोगे ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। अब तीसरे की बात करते हैं, अब ये है कि नहीं देखते हैं हम लोग। अब देखो इसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है, हाँ, तो पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है, और जो दोनों आर्म्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सर्कल के सेकेंड होने चाहिए या फिर कॉर्ड होने चाहिए। तो लेकिन ये क्या है, पहला तो है, देखो पहला वाला आर्म्स तो सेकेंड है लेकिन दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है दूसरा? सेकेंड क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो पहले मैं बता दूं, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लिखा है, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या बोला, आर्क विच इज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि जो आर्क एंगल के इंटीरियर में लाई करता है, एंगल के इनसाइड लाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। देखो यहाँ पे ये क्या है, पूरा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, एंगल है, हाँ। और एक बात और बता दूँ आपको, अगर जो एंगल का वर्टेक्स है वो कहीं भी हो, चाहे वो सर्कल पे हो या सर्कल के बाहर हो या फिर सर्कल के अंदर हो, मैटर नहीं करता, हाँ, ये बात याद रखना, वो कहीं भी हो सकता है, वो चलेगा, उससे मतलब नहीं है हमें। तो अगर देखो ये पूरा एंगल है हमारा, अब इसके इंटीरियर देखो, ये एंगल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ इतना पूरा एंगल है। अब इसके इंटीरियर में जो आर्क आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। देखो यहाँ पे अब ये जो पूरा आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने देखो शो किया है, तो ये क्या हो रहा है, एंगल के इंटीरियर में आ रहा था, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। और देखो ये भी आ रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। यानी कि इस एंगल में कितने इंटरसेप्टेड आर्क हैं, दो, पहला इस साइड है और दूसरा देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेप्टेड आर्क। तो वही लिखा, आर्क विच इज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड आर्क। अब देखो दूसरा डायग्राम, देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, हाँ, और इसका भी वर्टेक्स बाहर है, तो वर्टेक्स बाहर हो, अंदर हो या फिर सर्कल पे हो, उससे लेना देना नहीं हो, कहीं भी चलेगा। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इंटरसेप्टेड आर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो ये इतना आर्क है, जो सर्कल का इतना पार्ट है, ये और ये क्या हो रहा है, एंगल के इंटीरियर में है, इनसाइड है, एंगल के अंदर के साइड है, इसके लिए ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। इसमें भी देखो दो इंटरसेप्टेड आर्क है, पहला देखो यहाँ से यहाँ तक है और फिर दूसरा देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा डायग्राम भी देखो मैंने बनाया है, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा ही सर्कल क्या हो रहा है, इंटरसेप्टेड आर्क में आ रहा है। तो देखो पहला इंटरसेप्टेड आर्क देखो ए सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा देखो पूरा ये है,
तो ये भी क्या है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। अब चौथा डायग्राम देखो, ये देखो एंगल देखो छोटा है काफ़ी। अब देखो इसमें कौन सा इंटरसेप्टेड आर्क है, बस सर्कल का इतना पार्ट ही क्या हो रहा है एंगल के इंटीरियर में है, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही क्या है इसमें इंटरसेप्टेड आर्क है। इसमें कितना इंटरसेप्टेड आर्क है, बस एक, वो भी इतना ही है। अब देखो इसमें पाँचवें में देखो कैसा है, एंगल यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, हाँ वर्टेक्स यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो इंटरसेप्टेड आर्क चालू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल के इंटीरियर में है इसके लिए। अब देखो यहाँ पे भी है, इसका वर्टेक्स अंदर है, देखो एक वर्टेक्स अंदर वाला भी बताया मैंने, वर्टेक्स बाहर वाला भी बताया और वर्टेक्स पे भी बताया, उसका मैटर नहीं है वर्टेक्स का, हाँ ये याद रखना। अब देखो इसके एंगल में कौन सा आर्क आ रहा है, ये वाला, तो इसलिए क्या है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो इसके पहले मैंने आपको इंस्क्राइब्ड एंगल भी बता दिया और इंटरसेप्टेड आर्क भी बता दिया। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या बताया मैंने आपको, जब भी किसी एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे हो और उसके दोनों आर्म्स, देखो इसका वर्टेक्स कहाँ पे, सर्कल पे वर्टेक्स भी, और इसके दोनों आर्म्स क्या हो, सिकेंट हो या फिर कॉर्ड हो, उससे क्या कहते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। और फिर दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क क्या बताया मैंने आपको, अगर किसी एंगल के इंटीरियर में अगर कोई आर्क आता है, देखो ये पूरा एंगल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ABC, और इसके इंटीरियर में कौन सा आर्क आ रहा है, देखो ये आर्क AXC आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा, यानी ये जो पूरा आर्क होगा ये क्या होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तभी मैं बताता हूँ आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो ये थ्योरम काफ़ी बड़ा है, अगर आपको प्रूफ करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। खाली इतना जान लो कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें क्या कहा गया है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो किसके हाफ होता है, मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है। यानी कि देखो अगर ये इंटरसेप्टेड आर्क मान लो मेरा 50 है, कितना है 50 डिग्री, ये पूरा इंटरसेप्टेड आर्क है, अगर ये 50 है तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा, इसका हाफ यानी 50 का हाफ कितना होगा 25, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 25। तो वही बोला गया है द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि जो इंटरसेप्टेड आर्क होगा इसका हाफ क्या होगा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। फिर देखो क्या बोला इन जॉइनिंग फिगर, इस फिगर में क्या कहा गया, एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी कि जो एंगल ABC है वो क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल है, मैंने बताया आपको। फिर आर्क AXC इज द इंटरसेप्टेड आर्क, और ये जो AXC है क्या है इंटरसेप्टेड आर्क है। फिर देखो फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया कि मेजर ऑफ एंगल ABC, यानी ये जो एंगल है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC, ये आर्क AXC के हाफ के बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोलरी। तो कोरोलरी का मतलब होता है प्रॉपर्टी। देखो दो कोरोलरी है, पहला ये है दूसरा ये है। तो पहले में क्या बोल रहा है, देखो एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल यानी देखो जब भी कोई सर्कल में क्या होता है डायमीटर बनता है, यानी सेंटर से होकर कोई लाइन जाती है तो क्या होता है डायमीटर बनता है। वो डायमीटर क्या करता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी देखो यहाँ पे देखो मैंने डायमीटर बनाया जो कि सेंटर से होके गया है, तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मानी यानी कि ये हाफ हो गया और हाफ ये हो गया, तो दोनों क्या है इक्वल होते हैं। यानी कि ये पूरा टोटल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो जब मैंने डायमीटर बनाया तो 180 डिग्री ये हो गया इस साइड का और 180 डिग्री हो गया उस साइड का, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सेमी सर्कल होता है। तो और दो जो डायमीटर होता है सर्कल में वो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो दो सेमी सर्कल है इसमें, तो इसमें क्या बोल रहा है एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा, इंस्क्राइब्ड यानी कि अंदर की ओर बनना या अंदर की ओर कुछ होना, तो सही कहते हैं इंस्क्राइब्ड सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा, देखो ये सेमी सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो इसमें क्या हो रहा है एक एंगल बन रहा है। तो जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है उसे क्या कहते हैं राइट एंगल कहते हैं, यानी 90 डिग्री का बनता है। देखो मैंने 90 डिग्री शो भी किया है यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो क्या होता है, अभी इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है ये है, तो ये क्या है सर्कल का हाफ है, तो क्या नहीं यानी ये कितना है 180 डिग्री है। तो इसके पहले मैंने बताया आपको जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड एंगल आर्क का क्या होता है हाफ होता है। तो इंटरसेप्टेड आर्क कितना है टोटल 180 डिग्री है, तो यानी इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कितना बनेगा
180 का हाफ कितना होता है 90। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आप क्या बोला है यहाँ पे, देखो एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। जो एंगल ए बी सी है वो इंस्क्राइब्ड कहाँ पे है, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। इसलिए क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये बात याद रखना, प्रॉपर्टी 1 कि एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है, कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल, हाँ ये जो दोनों प्रॉपर्टी है वो इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए यही है और दूसरे एंगल पे नहीं एप्लीकेबल होगा, ये बात याद रखना। जब भी किसी सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या बोला है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि जब भी कोई एंगल इंस्क्राइबेड एंगल क्या होगा, सेम आर्क में बनेगा तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चाहे वो कितना भी एंगल बने, 2 बने 3 बने, मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक अलग आर्क है इतना, और ये पूरा अलग है आर्क, हाँ ये आर्क है, यानी ये पूरा सेम आर्क है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आर्क है, मतलब ये दोनों आर्क अलग अलग है। तो इसमें क्या बना, 2 इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, स्टेटमेंट में देखो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। अभी देखो जो एंगल, ये दोनों एंगल बन रहा है, एंगल बी और एंगल डी, ये क्या हो रहा है, सेम आर्क में बन रहा है, यानी कि ये पूरा आर्क क्या है, सेम है। तो चाहो तो मैं एक आर्क यहाँ पे भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दूँ, फिर चाहे तो यहाँ पे भी एक बना दूँ, तो क्या होगा, सेम होगा। तो ये वही बोला है कि जब भी सेम आर्क में कोई इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, चाहे वो कितना, 1 हो 2 हो 3 हो, मैटर नहीं करता, वो क्या होंगे, सबके सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी जो एंगल ए बी सी होगा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ए डी सी के। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो इनका एक तरफ से देखोगे ना, तो इनका जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो भी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। देखो इन सबका, ये 2 एंगल जो बन रहा है इनका इंटरसेप्टेड आर्क देखो सेम है। ए बी सी का भी इतना है और ए डी सी का भी क्या है, ए एक्स सी है इंटरसेप्टेड आर्क। वही बोला है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, सेम आर्क में बनेगा, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो यहाँ पे बोला है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी बोथ आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क ए बी सी। ए बी सी नहीं रहेगा, ए एक्स सी रहेगा, हाँ यहाँ पे ए एक्स सी रहेगा, ए एक्स सी। तो फिर क्या हुआ, देखो एंगल ए बी सी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। अब अगला टॉपिक है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताने से पहले मैं बता देता हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्री का मतलब होता है 4। क्या होता है, 4। क्या होता है, सॉरी हाँ 4 होता है। और ये लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि ऐसा शेप जिसके क्या हो 4 साइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तब यहाँ पे क्या बोला, साइक्लिक यानी सर्कल से रिलेटेड होता है, इतना जान लो। तो इसमें क्या बोला, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल। क्या कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं, 4 होते हैं। अगर चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, देखो इनके 4 वर्टाइसेस है ए बी सी डी। अब देखो चारों के चारों क्या हो रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन में वही बोला है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, यानी कि एक देखो आपको पता ही होगा, स्क्वायर भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, और रोम्बस भी होता है, ऐसे ही और भी होते हैं। तो सही वो कोई भी होगा चलेगा, लेकिन अगर उसके चारों वर्टाइसेस क्या हो रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसके पहले मैंने क्या बताया आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस अगर किसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। देखो जो वर्टाइसेस ए बी सी डी है, चारों के चारों क्या कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसके स्टेटमेंट में क्या बोला है, अभी इसका प्रूफ करने जाएंगे तो काफी टाइम जाएगा, इसके लिए मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा, खाली ये बता देता हूँ इसमें क्या दिया है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट में, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोला स्टेटमेंट में, देखो द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यानी अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या होगा, उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी
180 डिग्री के बराबर। देखो जैसे एंगल ए है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। अब ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री हो गए, यानी 180 डिग्री के बराबर होंगे। देखो कैसे, क्या है मेजर ऑफ एंगल, सॉरी मेजर ऑफ एंगल क्या है ए प्लस मेजर ऑफ एंगल क्या है सी, ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होंगे। अब देखो जो एंगल बी है और एंगल डी है, ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट में बोला था मैंने वही किया। देखो क्या बोला, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो देखो एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री के बराबर आ गए। अब देखो दूसरा कन्वर्स है, यानी इसका उल्टा है जस्ट। देखो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जैसे इसमें क्या बोला था, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। लेकिन इसमें क्या बोला है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर एंगल जो सब अपोजिट है सप्लीमेंट्री है, तो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसे, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में, इफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, तो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो जस्ट इसका उल्टा है, इसमें सप्लीमेंट्री साइक्लिक साइक्लिक पहले था, देखो पहले ही बोल दिया था कि ये ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और बाद में आया था ये सप्लीमेंट्री है। लेकिन इसमें क्या है, पहले बोल दिया है सप्लीमेंट्री है, फिर बाद में आएगा हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा क्वाड्रिलेटरल। देखो समझा देता हूं एक बार और, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोला है स्टेटमेंट में, इफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, यानी देखो ये एंगल ए प्लस एंगल सी, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर ये सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री के बराबर है। देखो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी क्या है 180 डिग्री के बराबर है। फिर दूसरा देखो पेयर क्या है हमारा, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये भी क्या है सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये क्या होगा हमारा, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसे सर्कल बन जाएगा एकदम, जो सर्कल होगा ना इसके वर्टाइसिस पे एकदम आएगा एग्जैक्ट। हाँ अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बना देना, ऐसा एकदम एग्जैक्ट सर्कल आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोलरी। अब कोरोलरी का मतलब तो मैंने पहले ही आपको बताया क्या होता है, प्रॉपर्टी। क्या होता है, प्रॉपर्टी। अभी देखो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, पहले देखो ये डायग्राम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या किया मैंने, एक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखो ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी जो है किसी भी डायरेक्शन की में हो, चाहे देखो ऐसा कर दो, चाहे इधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो, कहीं से भी एक्सटेंड करोगे तो ये जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या बोला, देखो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल है, देखो हमारा DCE क्या है, जो हमारा एंगल सी है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि DCE जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक एंड एंगल DCE इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो वही बोला है कि क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो हमारा एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट है, द एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट में जो एंगल है इंटीरियर साइड, अब इसके एडजेसेंट में कौन सा एंगल है इंटीरियर साइड में, देखो एंगल सी, ये क्या है इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बगल में, बाजू में। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बगल में एडजेसेंट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, वो भी इंटीरियर साइड। तो इंटीरियर साइड तो यही है और बगल में यही है एडजेसेंट। तो इसके अपोजिट में क्या है एंगल ए, यानी कि जो एंगल ए होगा ये एक्सटीरियर एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो यहाँ पे, तो पहले देखो क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है DCE, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट बोला गया है, एडजेसेंट टू द एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सा है,
एंगल सी एडजेसेंट है इंटीरियर साइड, और इसके अपोजिट में क्या है, एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यही स्टेटमेंट में बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा टू स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें पहला है इंटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल। देखो इंटीरियर एंगल नाम से ही पता चला, इंटीरियर यानी इनसाइड होगा, सर्कल के अंदर होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी सर्कल के इनसाइड दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है। और कितने एंगल फॉर्म होता है, देखो ये एक कॉर्ड ए बी है और दूसरा कॉर्ड सी डी है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। टोटल कितने इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 4 एंगल। देखो एक एंगल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो यानी कि टोटल 4 एंगल फॉर्म होते हैं जब भी दो कॉर्ड इनसाइड द सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और कंडीशन ये होना चाहिए कि वो पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, जो सर्कल का सेंटर है ना उस पर इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो सर्कल पे इंटरसेक्ट होंगे तो आपको पता ही हो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो सर्कल के सेंटर को छोड़ के और किसी और दूसरे पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे दो कॉर्ड तो वहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे, ये बात याद रखना। तो पहला तो देखो यहाँ पे है एंगल ए पी डी, और दूसरा है हमारा एंगल ए पी सी, और दूसरा है एंगल बी पी सी, और चौथा है एंगल बी पी डी। ये 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखोगे ना आपको पता दिखेगा कि वर्टिकली एंगल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। देखो जो ये एंगल ए है, कौन सा एंगल ए पी डी, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी पी सी। और आपको पता है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि जो ए एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और सेम देखो यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल बी पी डी है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, एंगल ए पी सी, ये भी क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों एंगल भी। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे तो पहले बोला है मेजर ऑफ एंगल ए पी डी, कौन सा बोला है, एंगल ए पी डी। तो हमें इसका निकालने का इंटीरियर एंगल ऑफ सर्कल इसका निकालने का है, कौन सा एंगल है, ए पी डी। तो क्या होगा, इसका हाफ यानी 1/2 और बड़ा ब्रैकेट हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सम किसका सम चाहिए हमें, इंटरसेप्टेड आर्क का। देखो जो एंगल ए पी डी है इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क पता है ना, जो जब भी कोई एंगल होता है उसके इंटीरियर में जो भी आर्क आता है उसे इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं। देखो ये क्या है, ए पी डी एंगल है पूरा, इसके इंटीरियर में कौन सा आर्क आ रहा है, ये यहाँ से लेके यानी कि आर्क ए एक्स डी ए आ रहा है। हाँ, तो इसे ही क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। तो क्या बोला हूँ, हाफ ऑफ इट्स सम ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। तो पहला मेजर ऑफ आर्क क्या है हमारा, ए एक्स डी, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, प्लस अब इसका क्या करोगे आप, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट में है, तो जो इसका अपोजिट में जो आर्क रहेगा वो भी इंटरसेप्टेड आर्क आएगा, यानी कि आर्क बी वाई सी भी आएगा। तो प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई सी, यही रहेगा हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ऐसे ही आपको करना है। तो जैसे अभी मैंने एपीडी का बताया, एक और करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ एंगल ए पी सी का। मेजर ऑफ एंगल कौन सा करने का है, ए पी सी का। तो कैसे करोगे, हाफ ऑफ इट सम ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। अब ए पी सी का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, आर्क ए सी है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क में अगर आप पॉइंट नहीं लगाओगे तो तीसरा मतलब 2 लेटर से डिनोट कर सकते हो, तो 2 लेटर से मैं लिख सकता हूँ ए सी। तो आएगा इसमें मेजर ऑफ आर्क ए सी आ जाएगा, प्लस अब इसके अपोजिट में कौन सा है, ये है डी पी पी एंगल है, डी पी पी यानी बी पी डी है, तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, बी डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क बी डी आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको करने का। तो ऐसे आप चारों के चारों का कर सकते हो, 2 तो मैंने बता दिया, 2 आप लोग खुद करके देख लेना। अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर नाम से पता चल रहा है बाहर, मतलब आउटसाइड बनेगा सर्कल के। तो देखो जब भी 2 सेकेंड क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब सेकेंड पता है ना,
सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये हमारा सेकेंड है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, पॉइंट ए और पॉइंट पी पे, तो इसे सेकेंड के, तो दोनों सेकेंड क्या हो रहे हैं आउट साइड द सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि जब क्या आउटसाइड करते हैं तो एक ही एंगल फॉर्म होता है, वो भी वो देखो यहाँ पे ये है, तो कौन सा बन रहा है देखो, तो यहाँ पे लिखो मेजर ऑफ पी क्यू आर, तो हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मेजर ऑफ पी क्यू आर, तो इसमें भी देखो इंटरसेप्टेड आर्क बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और जब भी आउटसाइड क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा, दो इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा, तो पहला आर्क देखो ए बी दिख रहा है आपको, और दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क पी एक्स आर ये दिख रहा है, तो इसमें उसमें क्या करते थे, सम करते थे, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो लिखोगे हाफ ऑफ इट्स सम, सॉरी हाफ ऑफ इट्स डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ आर्क, कौन सा डिफरेंस करोगे, पहला आप बड़ा वाला लोगे, तो बड़ा कौन सा है, पी एक्स आर बड़ा है इंटरसेप्टेड आर्क, तो पहले इसे ले लो आर्क पी एक्स आर माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी स्मॉल वाला, ये क्या है, दोनों क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, इसके लिए इनको लिया मैंने। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ये लेंथ एक कॉर्ड ए बी दिया है ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो देखो इसमें दो रेडियस है, एक ओ ए है दूसरा ओ बी है, यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। फिर आगे क्या बोला है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फाइंड एंगल ए ओ बी, तो 4 क्वेश्चन है इसमें टोटल, ये चारों के चारों में फाइंड आउट करने का, तो आइए बताता हूँ कैसे करोगे। तो पहले वही से सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, तो देखो क्या बोला है, जो कॉर्ड ए बी है वो किसके इक्वल है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दो रेडियस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, एक ओ ए है और दूसरा ओ बी, तो आपको पता है जो किसी भी सर्कल सेम सर्कल के जो रेडियाई होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ बी सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों इक्वल किया, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, लिख दोगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये एक ही सेम सर्कल के रेडियाई है। तो दूसरा एक चीज और बोला, जो कॉर्ड ए बी है वो भी क्या है, रेडियाई के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं, और इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 1 ले लो। तो जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसे इक्वेशन 2 ले लो, और क्या है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे इसके आगे कॉर्ड लगा दो, क्योंकि ये कॉर्ड मेंशन है क्वेश्चन में। तो देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, इस इक्वेशन 1 ले लिया, और कॉर्ड ए बी जो है, ए बी क्या है, रेडियस ही है, रेडियस के इक्वल है, तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर तो जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के, और जो ओ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ बी के, यानी कि ये तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो कैसे पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो क्या करने का, पहले हमें एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करने का, यानी कि ये देखो एंगल ए ओ बी कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ए ओ बी में, तो देखो ये तीनों के जो ट्राइंगल है ना, इसके तीनों के तीनों साइड इक्वल है, ओ ए बी इक्वल टू ए बी है, और ए बी इक्वल टू ओ बी है, देखो यहाँ पे मैंने बताया है। तो आपको पता है जिस ट्राइंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो कौन सा ट्राइंगल होता है, हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, रीजन क्या लिख दोगे, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से पता चला हमें, बाय डेफिनेशन। तो आगे लिखोगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं, मतलब सारे के सारे, जो अगर एक एंगल की बात करो तो वो होता है 60 डिग्री, और तीनों को
तीनों अगर 60-60 होगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो रीजन में पहले तो इसे इक्वेशन 3 ले लो और रीजन में क्या आप लोग लिखोगे, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके ईच एंगल यानी एक एंगल का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन 3 तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ए सी बी चाहिए। देखो एंगल ए सी बी ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? इंस्क्राइब्ड एंगल यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ इस इंटरसेप्टेड आर्क। अब इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, एंगल ए सी बी का, देखो ये ए बी क्या होगा, इसका इंटरसेप्टेड आर्क होगा, यानी कि ए बी का जो वैल्यू रहेगा उसका हाफ रहेगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल, देखो एक चीज इसमें और पूछा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो ए बी तो पूछा ही है, तो ए बी हमें इक्वेशन क्वेश्चन 2 में भी चाहिए। तो काम करता हूँ, पहले मैं आर्क ए बी निकाल लेता हूँ। तो आर्क ए बी कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एंगल ए ओ बी आया है, कितना आया है, 60 डिग्री आया है। तो आपको पता है जो आर्क होता है हमारा, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी के। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्क होता है वो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे मेजर ऑफ नहीं तो यहाँ पे लिख दोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क लिख दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख दो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, छोटा सा, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या फिर इसके प्लेस पे भी लिखोगे मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू इस करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, ए भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अगर ये आर्क ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए ओ बी के, तो जो आर्क ए बी है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? जो एंगल ए ओ बी है वो है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे पता चला, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख दो, फ्रॉम 3, और इसे इक्वेशन 4 ले लो क्योंकि ये भी अभी हमें जरूरत पड़ेगा। तो बी का तो वैल्यू निकल गया, तो हमें आर्क ए बी का भी वैल्यू चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर्क ए बी से ही हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल ए सी बी निकालेंगे। कैसे? देखो जो एंगल ए सी बी है ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है किसका हाफ होता है, इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ए बी, तो इसका वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू किसका हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, इसका मेजर ऑफ आर्क ए बी है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क। तो रीजन में क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये रीजन में लिख देना। अब देखो आर्क ए बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखो इक्वेशन 4 में 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 60। तो रीजन क्या लिखो, फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 4। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। से इक्वेशन 5 ले लो। क्यों? क्योंकि आगे चल के हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या बचा है, चौथा, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। देखो यहाँ पे अच्छे से, जो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वैल्यू हमें निकालने का है। और ए बी का तो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, मैंने आर्क ए बी का वैल्यू निकाल चुका हूँ। देखो इक्वेशन 4 में ये कितना आया है हमारा, 60 डिग्री आया है। तो आपको पता है जो सर्कल पूरा कितना होता है, 360 का होता है। तो ए बी है हमारे पास, अगर 360 में से ए बी माइनस कर दूँ तो ए सी बी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर
मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क पहले लिख लो ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या आ जाएगा ए बी। तो देखो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी लिखा और फिर मेजर ऑफ आर्क ए बी लिखा, ये किसके बराबर होंगे 360 के बराबर होंगे। क्यों, यहाँ पे रीजन बता देता हूँ। मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, क्योंकि हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 के बराबर होता है। तब आर्क ए सी बी हमें निकालना है, तो इसे ऐसी कॉपी कर लो, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी ये ऐसी रहेगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी का तो वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, देखो इक्वेशन 4 में। तो ये हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, तो और इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 से मिला। अब ये 60 माइनस कर दो वहाँ पे, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300। तो यानी कि मेजर ऑफ आर्क ए सी बी क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो वो सारे के सारे चारों क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। देखो जो ये साइड पी क्यू है किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड आर क्यू की है, यानी कि ये दोनों जो साइड है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो फिर क्या बोला है, एंगल पी एस आर इज 110 डिग्री। पी एस आर देखो कहाँ पे, पी एस आर ये कितना दिया है 110, कितना दिया है 110 डिग्री, ठीक है। फिर बोला फाइंड, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन फाइंड आउट करने के हमें। तो पहला बोला है फाइंड एंगल पी क्यू आर, क्या बोला है पी क्यू आर। तो ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमको पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आइए करके दिखाता हूँ। तो पहले गिवन लिख दो, तो क्या दिया है, ये पी क्यू आर एस क्या है हमारा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है हमारा, गिवन है, क्या है गिवन है। तो हमको पता है कि जो इसके अपोजिट एंगल होंगे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको। तो पहले क्या करोगे, कौन सा एंगल लोगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो यहाँ पे पी एस आर और पी क्यू आर, पी एस आर इसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा पी क्यू आर, ये क्या है सप्लीमेंट्री है, तो 180 डिग्री के बराबर है। तभी तो ये जो पी एस आर है हमारे पास है, देखो तो इसे रख देता हूँ यहाँ पे। तो पी क्यू आर ऐसी रहने वाला है, प्लस पी एस आर कितना है 110 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन में लिख देना आप लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से पता चला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में ये बोला गया है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। वो 180 में से माइनस करो, एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अभी पी क्यू आर पहला तो हमें मिल गया, अब दूसरे में देखो क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर निकालने का है, यानी कि ये आर्क निकालने का है, आर्क पी क्यू आर्क यानी ये इतना पूरा निकालने का है। तभी ये आर्क देखो किसका, किसी का इंटरसेप्टेड आर्क है क्या, हाँ ये जो एंगल पी एस आर है इसका इंटरसेप्टेड आर्क, देखो एंगल पी एस आर, अब इस एंगल के इंटीरियर में जो आएगा वो क्या होगा, इसका इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो आपको पता है इंस्क्राइब एंगल में क्या बोला गया है, लिख के बता देता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। तो देयरफॉर एंगल पी एस आर इक्वल टू क्या होगा, इधर मेजर लिख देना, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल पी एस आर क्या होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में, हाफ ऑफ इसका इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, देखो
एंगल पी एस आर का इंटरसेप्टेड आर्क है पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, आर्क क्या है हमारा पी क्यू आर। तो रीजनिंग में क्या लिख दोगे आप लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये लिख दोगे। अब देखो पी एस आर तो है हमारा, मेजर ऑफ एंगल पी एस आर कितना है हमारे पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 110 है, तो यानी कि ये 110 हो जाएगा, और 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर ऐसे ही रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 110 में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 का मल्टीप्लाई करो 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा 220, तो इसे इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, चलो दो चीजें मिल गई हमें। अब क्या पूछा है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर यानी ये पूछा है, ये आर्क कैसे निकलेगा, देखो हमारे इधर पे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो अगर हमें हमारे पास क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर, अगर इस एंगल की वैल्यू होगी तो हम लोग इस आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा, जैसे ये हुआ है तो इसका हाफ हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क का, लेकिन ये वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ये वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला हुआ है, जो साइड पी क्यू है किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड आर क्यू के, यानी ये पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर क्यू के। तो आपको पता है जो अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोला गया, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ये साइड ये पी क्यू और क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जो इनके अपोजिट एंगल होंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ये क्यू पी का क्यू आर का जो अपोजिट एंगल क्या होगा, ए पी होगा, और पी क्यू का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए आर होगा। तो यानी कि देखो करके दिखाते तो सीधा एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या बोला गया है, जो साइड पी क्यू, देखो यहाँ पे साइड पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट बोला गया है, साइड आर क्यू के, साइड आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट बोला है। तो ये क्या है हमारा गिवन है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे बताता हूँ मैं आपको, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, तो जो पी क्यू है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, पी आर क्यू, और जो आर क्यू है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, अपोजिट में देखो कौन सा एंगल है, ये पी, यानी कि क्यू पी आर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू, सॉरी पी क्यू आर नहीं रहेगा, क्यू पी आर रहेगा। क्यू पी आर रहेगा, क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू। रीजन में क्या लिखोगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम से पता चला। और एक काम करोगे, इसे इक्वेशन 3 भी ले लो आप लोग, इक्वेशन 3 भी ले लो, अच्छा रहेगा। अब दोनों साइड इक्वल है, इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप इस ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब तीनों एंगल का सम लेंगे, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, अब ये दोनों एंगल ले लो सेम ट्रायंगल में, क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, आपको पता ही है ये वाला, तो जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें लिखोगे द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री के बराबर होता है।
अब देखो यहाँ पे इसमें से एक एंगल का वैल्यू होगा हमारे पास। कौन से एंगल का वैल्यू है हमारे पास देखना पड़ेगा। किसी भी एंगल का नहीं है क्या? पी क्यू आर, क्यू पी आर, पी आर क्यू, पी आर्क है, पी एस आर है, पी क्यू आर क्या है। देखो जो एंगल पी क्यू आर है इसका कितना है 70 डिग्री, यानी ये कितना है हमारा 70 डिग्री। कैमरे में दिख रहा है? अब इस साइड आ जाओ सीधा सीधा। अब देखो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हमारे पास है कितना है, वो 70 डिग्री है इक्वेशन 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये होगा हमारा 70 डिग्री प्लस। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो क्यू पी आर है और ये पी आर क्यू है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि मैं क्यू पी आर के प्लेस पे पी आर क्यू भी लिख सकता हूँ या फिर पी आर क्यू के प्लेस पे क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमें जरूरत किसकी है। तो हमें निकालना है क्या, क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए, क्यू पी आर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू पी आर चाहिए तो पी आर क्यू के प्लेस पे मैं क्या रख देता हूँ, क्यू पी आर रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्यू पी आर रहेगा प्लस ये भी क्यू पी आर हो जाएगा इक्वल टू 180। अब रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, पहला तो इक्वेशन 1 से 70 डिग्री मिला और दूसरा क्या मिला हमें, इक्वेशन 3 से मिला, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 से पता चला। अब ये क्यू पी आर क्या हो जाएगा, 2 क्यू पी आर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको 70 को माइनस कर देता हूँ और ये कितना हो जाएगा 2 क्यू पी आर, 2 एंगल क्यू पी आर। ये क्या होगा 180 माइनस 70 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 110। और एक एंगल क्यू पी आर ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 को क्या मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा ये 55 डिग्री हो जाएगा। और इसे इक्वेशन क्या ले लोगे आप लोग, इक्वेशन 4 ले लोगे। क्या लोगे, इक्वेशन 4 ले लोगे। अब क्या चाहिए था हमें, आर्क क्यू आर निकालना है। तो क्यू पी आर आ गया। देखो अब हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल क्या आ गया है, क्यू पी आर। तो इसका हाफ हो रहेगा आर्क क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है हमारा, क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क क्या रहेगा क्यू आर। तो यहाँ पे लिखोगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम, ये रहेगा रीजन। अब क्यू पी आर तो है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके 55 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 डिग्री इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। तो कहाँ से निकला, मिला इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर मिल जाएगा हमें। तो इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसे इक्वेशन क्या ले लोगे आप लोग, 5 ले लोगे। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, पी क्यू आर भी हो गया, आर्क क्यू आर भी निकल गया। अब चाहिए क्या, एंगल पी आर क्यू। पी आर की देखो कहाँ पे है, पी आर क्यू। ये तो ऑलरेडी हमको पता ही है। देखो जो हम लोग क्या निकाले, एंगल क्यू पी आर निकाले हैं। कहाँ पे देखो एंगल क्यू पी आर कितना है 55 डिग्री। तो मैंने पहले ही बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोला गया है कि जब दो साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी क्यू पी आर है हमारे पास, तो इसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा, एंगल पी आर क्यू। क्या रहेगा, एंगल पी आर क्यू। देखो यहाँ पे क्यू पी आर जो है किससे कॉन्ग्रुएंट है, क्यू पी आर की, यानी जो वैल्यू क्यू पी आर की है सेम वैल्यू पी आर क्यू की भी रहेगी। तो यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर क्या चाहिए, एंगल पी आर क्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से मिलाइए, फ्रॉम नहीं एक ही मत लिखना, और भी लिखना, कहाँ गया 3 लिखना। और जो क्यू पी आर की वैल्यू क्या कहाँ से मिला है हमें, 4 से मिला है। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 3 एंड 4 से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन
यानी कि जो ये एम आर पी एन है क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल आर का वैल्यू दिया गया है और एंगल एन का वैल्यू दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। तो हमें क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एंगल आर और एंगल एन का। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। आओ बताता हूँ कैसे। हाँ, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग, पहले गिवन क्या है हमें, ये क्या है, एम आर पी एन क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है हमें गिवन है। तो एंगल एन और एंगल आर यही हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो आओ करके दिखाता हूँ। तो एंगल आर प्लस एंगल एन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा इसका, रीजन लिखोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब ये रीजन क्यों लिखोगे, क्योंकि इसमें ही हमें बताया गया है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल आर का वैल्यू क्या है, देखो एंगल आर का वैल्यू देखो क्या दिया है, 5x माइनस 13 डिग्री, प्लस एन का वैल्यू क्या दिया एंगल एन का, 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब खोलो, 5x माइनस 13 ऐसे रहेगा, ये प्लस है तो सब प्लस ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वल टू 180। चलो ठीक है। अब क्या होगा, 13 में से 4 जाएगा, बचेगा -9, और ये 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 9x। ये हो जाएगा 9x और ये माइनस होगा तो बचेगा 9, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये 9 वहाँ लेके जाओ, 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 9x ऐसे रहने दो। अब इसको कट करो, 180 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 टू 21 बचेगा। यानी x का वैल्यू जो आया है क्या आया है, 21 आया है। तो अब हम लोग x का वैल्यू x के प्लेस पे रख के बाकी ये दो एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे, इस साइड बताता हूँ। तो पहले क्या दिया, एंगल n का कितना दिया है, सॉरी एंगल r का दिया है, पहले एंगल r का क्या दिया है, 5x माइनस 13 दिया है। हाँ, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 21 माइनस 13। तो कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे पहले, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 10, यानी 105 माइनस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस करो, इसमें से बचा 105 3, यानी 92 आएगा। कितना आएगा, 92 डिग्री। अब आते हैं एंगल एन पे। एंगल एन में देखो क्या बोला है, 4x प्लस 4, 4x प्लस 4, एक्स के प्लस पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, प्लस 4 ऐसे ही रहने दो। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 84, 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 88। अब दोनों ही एंगल का वैल्यू आ गया। एंगल आर का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 92 डिग्री, एंड एंगल एन का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला, इन फिगर सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो देखो ये आर एस है, ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है। विच सेंटर ऑफ पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। देखो क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे टी दिया था और मैंने इस सेगमेंट आर टी ज्वाइन किया है, इस तरह ज्वाइन किया है क्या कि ये आर पी टी क्या हो, कॉलिनियर हो, और फिर उसके बाद सेगमेंट पी एस भी ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो इसमें सीधा फटाफट लिख के करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले सॉल्यूशन में आप लोग गिवन लिखोगे। गिवन क्या है हमें, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, हमें गिवन है, तो इसको लिख लेना गिवन। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है हमारा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप लोग, कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखोगे क्या क्या ज्वाइन किया मैंने, सेगमेंट आर टी और सेगमेंट पी एस को ज्वाइन किया है, पी एस और टी एस को ज्वाइन किया है, ये सब लिखा है। तो क्या लिखूंगा, ड्रॉ
सेगमेंट RT TS एंड सेगमेंट PS। क्या किया मैंने, ड्रॉ किया है, इतना लिख लेना। फिर इसके बाद टू प्रूव में क्या करने का है मैं बताता हूँ आपको। टू प्रूव में हमें करना है कि जो एंगल RTS है क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ये हमें प्रूव करने का है। यानी कि जो एंगल RTS है, RTS क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करने का है। हाँ, तो एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, लेस होता है, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ये याद रखना। तो आ जाते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करोगे फटाफट, पहले तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई किसी सर्कल में डायमीटर होता है तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो सेमी सर्कल मैंने आपको बताया है, सेमी सर्कल टोटल क्या होता है, जिसका सर्कमफ्रेंस होता है टोटल पूरा जो सर्कल का होता है 360 डिग्री का होता है। जब ये डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो 180 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो सेमी सर्कल बनता है। और सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी ट्राइंगल वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। ये बात याद रखना। ये कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, कोरोलरी के किसी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल आर इज क्या था, वो राइट एंगल था। तो इसमें ही लिख दोगे एंगल RPS, एंगल RPS क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ अभी रीज़न आपको। लिखोगे यहाँ पे एंगल RPS क्या होगा, 90 डिग्री। रीज़न में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, देयरफॉर एंगल inscribed in the semicircle is right angle। जब भी कोई सेमी सर्कल में क्या होता है, कोई ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। ये बात याद रखना। अगर ये RPS 90 डिग्री है तो इसके बाद जो इसका देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर है, RPT कोलिनियर है। तो RPT ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये लीनियर पेयर में बनेगा, यानी कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जो एंगल बनेगा हमारा TPS वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, इसके लीनियर पेयर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल TPS की। अब इसमें आ जाते हैं सीधा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करने का है वो क्या प्रूफ करने का, RTS क्या है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री, हमें प्रूफ करने का है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल TPS, इन ट्रायंगल TPS में क्या लूंगा, अब तीनों एंगल का सम लूंगा 180 डिग्री, एंगल TPS और एंगल PST और एंगल PTS। तो ले लेता हूँ फटाफट। तो एंगल TPS होगा पहले हमारा, प्लस दूसरा एंगल क्या होगा, PTS, और तीसरा एंगल क्या होगा, PTS हुआ, और अब होगा PTS हो गया, TSP होगा, PST लिख दो, PST कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन, द सम ऑफ, ये तो आपको पता ही है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये रीजन आपको पता ही है। इसमें से जो TPS है वो 90 डिग्री है, आपको पता ही है। बाकी का ऐसे रहने दो, PTS प्लस PST ऐसे रहने दो। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 90 वहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, PTS प्लस PST इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90 बचेगा। यानी देखो ये जो दो एंगल का सम है किसके बराबर है, 90 के कम है। अगर मैं इसे एक सिंगल एंगल लूँ तो यानी वो 90 से कम होगा। यानी कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे देखो ये जो है TPS कितना है, 90 डिग्री। या बाकी ये दो एंगल क्या है, इन दोनों का सम 90 है। यानी कि अगर सिंगल एंगल लूंगा तो क्या होगा, 90 से कम होगा। देखो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है,
PTS क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल PST, एंगल PST ये भी क्या होगा, लेस देन 90 होगा। क्यों लेस देन 90 होगा, क्योंकि इन दोनों के सम 90 के इक्वल है। तो अभी देखो जो एंगल PTS है, PTS देखो, ये जो PTS है कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। हाँ, तो मैं क्या है PTS के प्लेस पे RTS लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों PTS लिखो या RTS लिखो बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज लिखो, हाँ दैट इज एंगल क्या था हमारा, आर टी एस इस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर फोर एंगल RTS इज अ एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या करने का है कि देखो कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूफ करने का था। ये प्रूफ करते हैं, मैंने देखो डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग भी बना देना। तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तो गिवन में लिख लो। पहले गिवन में क्या रहेगा हमारा, PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या है, एक है रेक्टेंगल है, देखो मैंने बनाया भी है। फिर उसके बाद टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करने का है वो लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या करने का है, जो रेक्टेंगल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूफ करने का है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हमें प्रूफ करने का है कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूफ करने का है। तो कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो पहले प्रूफ में लिखो, देखो जो रेक्टेंगल होता है ना उसके जो सारे एंगल, चारों के चारों एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 90 डिग्री ही होते हैं, बराबर नहीं होते, 90 डिग्री ही होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो इन रेक्टेंगल PQRS क्या होता है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S क्या होंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन 1 ले लो और रीजन में लिख दोगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल। क्या है ये, किसके एंगल है, रेक्टेंगल के। तो आगे देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब उसके अपोजिट एंगल क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, यानी 180 डिग्री के बराबर हो। देखो यानी कि अगर इसका जो अपोजिट एंगल कोई भी ले सकते हो, कोई भी वन पेयर ले सकते हो। तो मैं P और R ले लेता हूँ। मान लो ये P और R क्या है, अपोजिट एंगल है। अगर इनका सम सप्लीमेंट्री होगा तो ये क्या होगा, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आइए करता हूँ। तो पहले मैं कौन कौन सा लूंगा, एंगल P का अपोजिट एंगल क्या है, देखो R, तो इसे R ले लेता हूँ, प्लस एंगल R इक्वल टू, अब दोनों का ही वैल्यू क्या है 90। देखो चारों के चारों का वैल्यू 90 है, तो 90 इसका भी होगा, P का भी और R का भी। तो 90 प्लस 90 कहाँ से मिला, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। अब देखो इनको ऐड करो तो क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R, देखो क्या हो गया 180 हो गया। यानी इसे लिख दो, इसे कुछ मत दो। तो देखो ये क्या है, इनका जो सम है क्या है, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यानी कि ये क्या होगा, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे लूंगा, लिख दूंगा देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, देखो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में। तो रीजन में यहाँ पे आप लोग वही लिख दोगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक
क्वेड्रिलेटरल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या होगा, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट YZ एंड सेगमेंट XTR एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल WXY। देखो एक ट्राइंगल है WXY, जो एल्टीट्यूड है क्या इसका YZ। एल्टीट्यूड यानी एक तरह का हाइट बोल दो, हाइट 3 हाइट होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा हम लोग स्ट्रेट ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है। तो क्या वो यही बोला है कि एल्टीट्यूड दिया है दो, एक सेगमेंट YZ है, ये YZ है, और XT है, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद बोला है इंटरसेक्टेड पॉइंट P, तो हमें प्रूफ क्या करने का, क्वेड्रिलेटरल WZP। देखो यहाँ पे ये WZPT, ये हमें प्रूफ करने का कि ये क्या है, साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, अगर इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो पहले देखो इसमें दो चीजें दी हुई है ऑलरेडी। पहला तो एक्स क्या दो एंगल दिया होगा, ए बी 90 डिग्री दिया है, ए बी 90 डिग्री दिया है। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे वाई जेड डब्ल्यू, ए 90 डिग्री दिया है, और दूसरा क्या दिया है XTW, ए भी 90 डिग्री दिया है। तो आइए बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो पहले तो सेम, तो इसमें लिखोगे, पहले कौन सा एंगल लिखता हूँ मैं, तो पहले लिखता हूँ मैं XTW, क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल XTW कितना है, ये 90 डिग्री है। तो और ये क्या है, गिवन है। तो पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ गिवन, क्या है ये गिवन है। फिर दूसरा एक और 90 डिग्री, एक और कौन सा एंगल YZW, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल YZW, ये क्या है, ए भी 90 डिग्री है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी इक्वेशन 2 ले लो और इसे लिख दो गिवन, ये भी गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करने का है कि इसके अपोजिट एंगल, यानी कि अगर ये 90 तो हमें क्या करना होगा, ये वन पेयर ये वाला करो, या फिर ये दोनों पेयर, यानी ये दोनों एंगल अपोजिट क्या करो, सप्लीमेंट्री प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो आइए करते हैं कैसे। देखो क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल XTW प्लस एंगल YZW इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस 90। तो लिख दूंगा यहाँ पे रीजन, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया, तो 1 और 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, देखो 90 प्लस 90, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 था, और ये दोनों एंगल ऐड कर दिया। और दूसरी बात देखो XTW और YZW है, क्या है XTW, तो मैं x के प्लेस पे p लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो XPT क्या है, कॉलिनियर है, और सेम YZW है, तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, y के प्लेस पे p लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि YPZ भी क्या है, कॉलिनियर। कैसे, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, x के प्लेस पे क्या लिखूंगा p, यानी कि PTW प्लस यहाँ पे y के प्लेस पे क्या लिखूंगा PZW इक्वल टू, और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखोगे, क्यों इस x के प्लेस पे p लिखा और y के प्लेस पे p क्यों लिखा, तो रीजन में आप लोग लिखोगे, तो पहला क्या लिखा XPT क्या है, कॉलिनियर, इसके लिए मैंने x के प्लेस पे क्या लिख दिया, p लिख दिया, XPT कॉलिनियर है। और दूसरा भी क्या है, YPZ भी क्या है, कॉलिनियर है, YPZ भी है कॉलिनियर, इसके लिए मैंने y के प्लेस पे p और x के प्लेस पे p लिख दिया। तो अब ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में देखा था, जब भी क्या हो अपोजिट एंगल क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, तो वो क्या होता है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे लिख लूंगा देयरफॉर, ये जो है कॉपी कर लो, WZPT is the cyclic quadrilateral। रीजन क्या लिखोगे आप लोग,
बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से ये प्रूफ हो गया कि ये जो है WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर उसके बाद देखो क्या है दूसरा, पॉइंट X Z T एंड Y आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट, ये हमें प्रूफ करने का है। X Z T और Y ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे बताता हूँ, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया एंगल Z और एंगल T एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट X Z T एंड Y आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट है। कॉनसाइक्लिक पॉइंट यानी ये क्या कर रहे हैं, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, तो पहला कौन सा एंगल दिया है, पहला दिया है XZY, क्या है XZY इक्वल टू क्या है दूसरा XTY, क्या है XTY, और ये दोनों ही एंगल जो है 90 डिग्री के ऑलरेडी आपके डायग्राम में दिया हुआ है। देखो ये भी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल XZY इक्वल टू एंगल, इधर एंगल आएगा, हाँ एंगल XTY। अब यही प्रूफ करना था। अब ये प्रूफ हो गया, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जो पॉइंट XZT है और एंड Y है आर कौन साइक्लिक पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर पॉइंट XZT एंड Y आर कौन साइक्लिक पॉइंट, कौन साइक्लिक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ आर्क NS इक्वल टू 125। देखो आर्क NS कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यानी कि ये पूरा क्या है मेरा आर्क NS है। ये कितना दिया है टोटल 125 दिया है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ आर्क EF 37 डिग्री। तो EF कहाँ पे, देखो यहाँ पे EF यानी कि ये कितना है 37, ये दिया है 37। देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल NMS, यानी ये NMS। तो देखो इसके पहले मैंने कुछ एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल। उसमें क्या कहा था, जब भी क्या सर्कल के बाहर दो सेकेंड क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। देखो यहाँ पे पहला सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, क्या करे सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। और वो एक्सटीरियर एंगल देखो कहाँ पे है NMS, ये है हमारा वो एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो सेम सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ पे क्या क्या दिया है वो लिख लो। दिया है मेजर ऑफ आर्क NS इक्वल टू कितना दिया है 125, और दूसरा क्या दिया है मेजर ऑफ आर्क EF कितना दिया है इक्वल टू 37 डिग्री। फिर फाइंड क्या करने का है हमें, मेजर ऑफ एंगल NMS फाइंड आउट करने का। तो आगे क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आप लोग मैं बताता हूँ। तो पहले तो निकालना क्या है हमें एक्सटीरियर एंगल, तो लिख लेता हूँ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल MS इक्वल टू क्या करोगे आप, हाफ ऑफ क्या फॉर्मूला था हमारा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेप्टेड आर्क। अब इंटरसेप्टेड आर्क देखो ये है NS है और दूसरा है EF, और यही दोनों का वैल्यू दिया भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू डिफरेंस हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क का। तो पहले कौन सा आर्क लिखोगे आप लोग, जो बड़ा आर्क है, तो बड़ा आर्क क्या है NS, तो यहाँ पे लिखो मेजर ऑफ आर्क क्या होगा NS माइनस मेजर ऑफ आर्क, दूसरा आर्क क्या है हमारा EF, क्या है EF। अब दोनों का वैल्यू रखो 1/2 इंटू आर्क NS का वैल्यू क्या है हमारा 125 माइनस आर्क EF का वैल्यू क्या है हमारा 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस करो, तो अगर मैं माइनस करता हूँ 25 गया तो बचा कितना 12 बचा, 12 माइनस किया तो बचा 88, कितना बचा 88। अब इनको कट करो
तो क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 44, यानी इंटीरियर एंगल कितना है यहाँ हमारा 44 डिग्री आया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड AC एंड कॉर्ड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। देखो दो कॉर्ड है इसमें, एक कॉर्ड है AC और दूसरा कॉर्ड है DE, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B पे। तो आगे क्या बोल रहा है, ABE एंगल ABE कितना दिया है, यानी कि एंगल ABE ए कितना दिया है हमें 108 डिग्री दिया है। फिर उसके बाद एंड मेजर ऑफ आर्क AE यानी कि ये पूरा कितना दिया है 95 दिया। फिर देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DC, यानी ये जो आर्क है इंटरसेप्टेड आर्क है ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो कैसे करना है बताता हूँ मैं। देखो मैंने आपको बताया इसके पहले प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल का, कि जब भी दो कॉर्ड सर्कल के इनसाइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तो देखो आर्क DC निकालने का, मेजर ऑफ आर्क DC निकालना है तो हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। कैसे बताता हूँ, तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल ABE कैसे होगा 1/2। इसमें क्या करते थे हम लोग इंटीरियर एंगल में, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, क्या करते थे, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। अब देखो जो एंगल ABE है, एंगल ABE इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है हमारा, तो पहला एंगल आर्क AE है इंटरसेप्टेड आर्क, और इसका अपोजिट, क्योंकि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है AE, तो इसका अपोजिट वाला भी लेंगे यानी कि DC भी लेंगे। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम लेंगे, मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क DC प्लस मेजर ऑफ आर्क AE। तो देखो हमारे पास एंगल ABE की वैल्यू है क्या है 108, इसे ऐसे कॉपी कर लो, 1/2 ऐसे ही रहेगा। बाकी मेजर ऑफ आर्क DC तो हमें फाइंड आउट करने का है, तो इसे ऐसे ही लिख लो, मेजर ऑफ आर्क DC ये ऐसे ही रहेगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क AE कितना है देखो 95। तो इस 95 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 108 इंटू 2 करके ही दिखा देता हूँ। मेजर ऑफ आर्क DC प्लस 95 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 216 हो जाएगा, 216। अब देखो ये जो 95 है यहाँ लूँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, मेजर ऑफ आर्क DC ऐसे ही रहने दो। तो बचेगा क्या, मेजर ऑफ आर्क DC माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 95 माइनस किए तो 5 बचा, 5 और 116 कितना हो गया 121, कितना आएगा 121, यानी कि आर्क DC क्या आ गया हमारा 121। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग,